इनके कॉन्स्पिरेसी की और इनकी डेयरिंग की लेवल देखो। वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं दिखाने के लिए मीडिया को 7,500 करोड़ रुपए दिए गए। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है अमेरिकन गवर्नमेंट का। 7,500 करोड़ की वैक्सीन के साइड इफेक्ट मत बताइए। इंडिया में जब वैक्सीन से लोग मर सकते हैं तो ऐसे बहुत कम मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल है कि जिन्होंने ये बात दिखाई। वो तो मतलब कई ऐसे कॉमन मैन और सोशल मीडिया जो था इसके वजह से कई लोगों तक ये बातें पहुंच पाई। अभी हमारे वीरेंद्र जी का एक यूट्यूब चैनल था, वो चैनल डिलीट कर दिया। कई लोगों को स्ट्राइक्स आने लगे कि आप वैक्सीन के खिलाफ, कोरोना ये मास्क के खिलाफ, इसके बारे में ये चीज़ें हैं, इसके खिलाफ नहीं बोलने का, नहीं तो आपका चैनल डिलीट कर देंगे, ट्विटर का अकाउंट डिलीट कर देंगे, फेसबुक का अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। ये हुए है काम। सारी दुनिया को फ्रीडम ऑफ स्पीच का लेक्चर देने वाला यूनाइटेड नेशन क्यों शांत था? क्यों शांत था? अभी तीस्ता सेटलवाड को अरेस्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने अपना मिसयूज़ किया है, इन्होंने झूठी केस बनाकर, झूठे डॉक्यूमेंट बनाकर 17 साल तक जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज़ किया है, इसलिए इनके ऊपर केस होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में तीस्ता सेटलवाड अरेस्ट हुई। तुरंत दूसरे दिन यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट लेटर लिखता है, स्टेटमेंट देता है कि ये मानवाधिकारों का हनन है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। तो वो तब तुम कहाँ गए थे जब ये गूगल, यूट्यूब, मीडिया ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं बता रहे थे? और जो साइंटिस्ट, जो रिसर्चर, जो ऑनेस्ट लोग ये बातें बता रहे थे, उनके बातों को सेंसर किया जा रहा था, डिलीट किया जा रहा था। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था क्या? तो इनका आप हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड आप समझ लेंगे तो आपके लिए उतना ही आसान होगा। दुश्मन को समझ लेंगे तो उसको मारना आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कंडीशन कैसी आएगी? इसका एक जोक बताता हूँ मैं आपको। मुंबई के स्पीच में भी बताया था मैंने। एक बार एक पेशेंट बीमार था, हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला डेड। बोले चलो ले जाओ इसको पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के वहाँ पर लेकर गए तो आदमी उठा, बोले मैं तो जिंदा हूँ। तो नर्स ने एक थप्पड़ मारा उसको। बोले तुझे ज़्यादा समझता है या डॉक्टर को ज़्यादा समझता है? सेम वैसा होने वाला है। तुमने तुम्हारा दिमाग नहीं लगाने का, सरकार ने बोल दिया ना तो फॉलो करने का। तो ये इनकी जो दुकानदारी है, ये इनका जो प्लान चल रहा है कि आपको गुलाम बना के रखने का है, आपको बकरी बना कर रखने का है, ये प्लान को तोड़ने के लिए ये हमारा संगठन है, ये हमारे जो ट्रेनिंग कैंप है, इसीलिए है कि हम इनका नैरेटिव समझ लें। और वो नैरेटिव समझने के बाद फिर उसको तोड़ने के लिए हमको उसका उपाय बताना है, उसका उपाय करना है। अभी देखिए, एक हाथी को जब पकड़ते हैं ना, हाथी का जब बच्चा लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, बहुत मजबूत सकली से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद में वो बच्चा ट्राई करता है, वो खींचेगा, ये करेगा, पैर मारेगा, पूरी ताकत लगाएगा, नहीं तोड़ पाता। फिर क्या करते, उसको उकसाते और ताकत लगाने के लिए। फिर जो सबसे लास्ट का वार होता है, उसके मस्तक पे
उसको क्या कहते हैं उसको, जो महावत मारता है उसको, अंकुश, वो मारते, जो सबसे खतरनाक होता है कि वो जब वार करते हैं तब गुस्से में आकर पूरी ताकत फिर से लगाता है, लेकिन उस सकली को तोड़ नहीं पाता, और फिर वो हाथी शांत बैठ जाता है। उसके दिमाग में ये घर कर लेता है कि भाई मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता, मुझे इसी गुलामी में रहना है। बाद में उसको सादे रस्सी से भी बांधे तभी वो कभी नहीं तोड़ पाता उसको, क्योंकि उसका मॉरल, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड का प्रिंटिंग है ना, वो सब इस तरह से उसको कंडीशन किया गया है कि वो इसी गुलामी के स्ट्रक्चर में रहे। तो इन लोगों ने ऐसे ही स्ट्रक्चर प्लानिंग करके आपके दिमाग में ये बातें सब भर दी है। देखो वो लोग बहुत होशियार है, वो लोग बहुत एक्सपर्ट्स है, मस्त नैरेटिव चलाते, बिलीव द एक्सपर्ट्स। कौन थे एक्सपर्ट? ये झोला छाप, यही इनके डॉक्टर, वैक्सीन लो जिससे मरने वाले हैं। लेकिन उनका बात रखने का तरीका देखो, आप आ जाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, अभी तक पैसा है, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स है, और वो सब लेकर एक ही दिशा में काम करेंगे। और इनके पैसे जो है, पैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर, इनको दे दिया, आप एक मुद्दा उठाओ, तो आपको लगेगा कुछ एनजीओ आ गए, उनके संगठन जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाते हुए, क्या बोल के, मंकी पॉक्स को पैंडेमिक डिक्लेयर करो। अभी इनके 2-4 लोगों ने आंदोलन किए, बोले मंकी पॉक्स को पैंडेमिक डिक्लेयर करो, फिर से लॉकडाउन लगाओ। ये कौन निकालेगा इनको, कौन भेजेगा? समझ लेने का, फार्मा कंपनी ही इनको पैसा दे रही है, फंडिंग दे रही है, ये ऐसे नैरेटिव चलाने के लिए। तो इसके खिलाफ में लड़ने के लिए अभी देखिए उनका उसको क्या कहे, वर्किंग स्टाइल देखिए, वैसे स्टाइल में हमको काम करना है। एक है बिल गेट्स का सीरम इंस्टीट्यूट के साथ में इंडिया में कोलैबोरेशन है, तो वैक्सीन बना रहा है, कौन सा, कोविशील्ड। बिल गेट इधर वैक्सीन बना रहा है, उधर बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन नाम का उसका ही फाउंडेशन बोलता मैं चैरिटी कर रहा हूं, आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 500 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया डोनेशन दे देगा चैरिटी के नाम पे। अभी हमारे यहाँ भिखारियों की तो कमी है नहीं, बड़े बड़े संसद तक एक से बड़े बड़े भिखारी बैठे हुए हैं। ले लिया पैसा लो, देश बेच देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पैसा ले लिया, फिर उनको बोलेंगे कि साहब एक काम करो ना, ये वैक्सीन को नेशनल प्रोग्राम में डाल दो ना। नेशनल प्रोग्राम में डालने का उनका फायदा क्या और हमारा नुकसान क्या है? आप कोरोना की वैक्सीन, अगर कोई वैक्सीन डाल दिया नेशनल प्रोग्राम में, एक वैक्सीन कितने की है? 250 की हो गई है ना। अभी जब बन रही थी तो वीडियो, ये तो भी अच्छा है, ये मीडिया का एक सोशल मीडिया का एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास में वीडियोज है इनके। इन्होंने खुद कहा था अगर हम बिस्लेरी की बॉटल, मतलब 15 रुपए से भी कम, 20 रुपए से भी कम, उससे भी कम रेट में अगर बेचेंगे तब भी हम फायदे में। और सरकार को बेची 250 में, प्राइवेट में बेची जो भी है 300-500 जो भी। अब इंडिया की आबादी कितनी है? 130 करोड़। अभी इन्होंने 130 करोड़ के हिसाब से खरीद ली, तो 2 डोज मतलब कितने हो रहे हैं? 270 करोड़, 260 करोड़, 260 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 2 डोज, नहीं मल्टीप्लाइड बाय 250 ना, नहीं एक वैक्सीन कितने की है? 250 की, 2 वैक्सीन 500 की, मल्टीप्लाइड बाय 130 करोड़ करो, कितना हो रहा है? 60-70 हज़ार करोड़ हो रहा है कुछ।
65,000 करोड़। 65,000 करोड़ भारत सरकार एक ही झटके में चेक दे देंगी बिल गेट्स आदर पूनावाला को। और बूस्टर आया एक 250 करोड़ का एक्स्ट्रा, 25,000 करोड़ का जो भी है। अब उनको करना क्या है? जो वैक्सीन उन्होंने 2 रुपए में बनाई है वो वैक्सीन 250 के हिसाब से 1 स्ट्रोक में इतना बड़ा कस्टमर 80,000 करोड़ जो भी है 50-60,000 करोड़ रुपया देश का ले लिया। ये लेने के बाद में उनका खर्चा कितना है? कमीशन वगैरह पूरा मिनिस्टर का बांट के सब, इसको 500 करोड़ दे दिया, उसको 1,000 करोड़ दे दिया, 50-1,000 करोड़ तो बच गया बिल गेट को। उसने खर्चा कितना किया था? हमको लगा कि वो चैरिटी में उसने 500-1,000 करोड़ रुपए दिया है और फोकट में थोड़ी दिया है। अब इसके बाद में जो सेकंड चीज है, सेकंड चीज ये है कि अगर ये वैक्सीन बिकी ही नहीं, लोगों ने ली नहीं, तो फिर नए ऑर्डर क्यों देगा सरकार? इसीलिए फिर ये न्यूज़ पे माहौल बनाओ, डर का माहौल बनाओ, फिर वैक्सीन नहीं ली तो आपको ट्रेन में नहीं, प्लेन में नहीं, मॉल में नहीं, ये नैरेटिव चलाओ। ये पूरा एक इसका षड्यंत्र है। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो वैक्सीन के बदले में अगर सलाइन वाटर देते और पैसा एक बार गुना है, लेकिन मैं एक लार्जर ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अगर वो मना कर देते, मतलब सलाइन वाटर दे देते पैसा खाकर और लोगों को सलाइन वाटर दे देते तो एक बार चल जाता था। लेकिन कि इनके इरादे क्या है? इनकी इरादे है लोगों को बीमार करना, लोगों को मौत के मुंह में पहुंचाना। और ये जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये हर चीज़ का एविडेंस है। इसके पहले HPV वैक्सीन में यही इन्होंने करप्शन किया, इसका पूरा इंक्वायरी हुआ, 21 मेंबर की कमेटी बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में 72nd रिपोर्ट सबमिट की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया? कि ये जो एविडेंस है, जो इनका फार्मा कंपनी और भारत सरकार के जो DGHS के जो ऑफिसर है, इनका सबका मिली भगत जो है, ये इनके ऊपर CBI इन्वेस्टिगेशन और अदर काम के लिए जो रिपोर्ट दी गई, ये एविडेंटरी वैल्यू इसकी है, ये एडमिसिबल है और इसके तहत एक्शन के लिए एक ग्रीन सिग्नल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दूसरा इसका एग्जाम्पल था पोलियो का। पोलियो का टीका तो हम सब ने लिया है बचपन में, पोलियो के डोज। अभी इन्होंने नया क्या किया, जैसा अभी आपको मैंने कल भी बताया, ये दुनिया के सबसे बड़े विद्वान साइंटिस्ट, 4th क्लास फेल बिल गेट, इन्होंने एक हमको नया फंडा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बोले पोलियो के डोज बढ़ा दो। जो पहले पोलियो के डोज दे रहे थे उसको बोले बढ़ा दो, फिर 50 डोज कर दिए। पहले 5 साल में बच्चे, हर बच्चे को 50 डोज देने, और उसका मार्केटिंग कौन कर रहा है? अमिताभ बच्चन। जैसे ये डोज बढ़े क्या हुआ? बच्चों में नए पैरालिसिस शुरू हो गए। 4,50,000 बच्चे ये नए पैरालिसिस से बीमार हो गए, लाइफ टाइम के लिए अपंग हो गए, डिसेबल हो गए। तब जब पब्लिक खौली तब ये इनका प्रोग्राम यहाँ पैक किया गया। चलो अभी तुम्हारी दुकानदारी बंद। कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो हमारे देश के जनता के जान की कीमत इतनी है। आप एक गौर करो, आप यहाँ के मालिक हो लेकिन आपको गुलाम से भी बदतर समझा जा रहा है। यूरोप में एक डेथ हुई, कौन से वैक्सीन से? हमारे कोवैक्सीन से। एक डेथ हुई
पूरे 21 कंट्री ने, यूरोप ने कोवैक्सीन को बैन कर दिया, बच्चों को नहीं देने की, 35 साल की उम्र तक किसी को नहीं देने की। हमारे यहाँ पर डेथ पे डेथ होते जा रहे हैं, किसी को कोई लेन देन नहीं है। हमारा घर भरो तुम। वो एक हमारे मित्र ने लास्ट टाइम एक बहुत अच्छा शेर बोला था, देश का मस्तक ऊंचा होगा इनकलाब के नारों से, और ये बिल गेट और ये दुश्मनों से ज़्यादा धोखा है हमें देश के ही गद्दारों से। तो हमारे जो ये देश के गद्दार है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको इन लोगों की वजह से है। अगर हमारे देश का हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, ये जो लोग हैं, ये अगर ईमानदारी से देखो, करप्शन तो किसी भी हाल में मंजूर नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए तुम दूसरे चीज़ में करप्शन खाते तो हम उतना शायद नहीं हमको दर्द होता जितना तुम डायरेक्ट बच्चों को, लोगों को मारने पे तुले हो, जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना रहे हो इनको, तो इस देश का भविष्य खराब कर रहे हो। तो ये जो इनका जो पूरा शैतानी एजेंडा चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में आपको और भी हमारे वक्ता बताएंगे, लेकिन इसके खिलाफ में लड़ने के लिए एक हमको हमारी नई सेना तैयार करनी है, और ये सेना का काम कैसा रहना चाहिए, इसका ये ट्रेनिंग है। अभी देखिए, प्रॉब्लम वेल स्टेटेड, प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड, प्रॉब्लम हम बहुत हद तक समझ गए। ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है किसानों के बारे में भी। उसके पहले मैं आपको एक जरा एडवोकेट का एक जोक बताता हूँ, बाद में वो उस किस्से पे आता हूँ। अभी हम कुछ भी चीज़ हुआ तो कोर्ट में जाऊंगा, केस डाल दूंगा। एक बार क्या हुआ, ऊपर में स्वर्ग में एक स्वर्ग था और नर्क था, बीच में दीवार थी। नर्क वाले कचरा उठा उठा के स्वर्ग के साइड में फेंकते थे। तो स्वर्ग के साइड के लोग जो है, उन्होंने उनको एक बार समझाया, 2 बार समझाया, नहीं माने। तो स्वर्ग के साइड के लोगों ने लास्ट में वार्निंग दिया, देखो बोले अभी अगर अब तुम नहीं रुके ना तो हम आपके खिलाफ में केस फाइल करेंगे, जो भी स्वर्ग की अथॉरिटी है। तो नर्क वाले बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, बोले भाई देखो, स्वर्ग वाले आश्चर्यचकित हो गए, बोले हम धमकी दे रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? बोले तुम केस तो फाइल कर दोगे, लड़ने के लिए वकील कहाँ से लाओगे? सब हमारे तरफ है इधर। तो ऐसा कहा जाता है कि वकील नर्क में जाने वाले हैं। क्योंकि वकील जब कोर्ट में लड़ता है, वकील लॉ पे ज़्यादा स्ट्रेस करता है, जस्टिस की तरफ कम ध्यान देता है। कई बार आपने देखो यहाँ पर सिर्फ जजमेंट दिए जाते हैं, जस्टिस तो भगवान के दरबार में होगा। तो जजमेंट क्या है, बेस्ड ऑन द लॉ और बेस्ड ऑन द फैक्ट रहता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम, मैं खुद एक वकील होने के नाते कह रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम लोगों का हक मारने में और किसी को न्याय मिलने में देरी कराने में सबसे बड़ा रोल वकील का होता है। इसी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जज है जस्टिस JR मीणा, बहुत सुंदर इन्होंने जजमेंट दिए इस पे कि वकील कैसा इस जुडिशियल सिस्टम के साथ खेलते हैं। अच्छा, सिर्फ वकील नहीं है, जज भी है। तो कॉमन मैन की सोच क्या है? अब वकील ने बोल दिया, जज ने बोल दिया। ये ख्याल में रखना, देश का कानून इतना अच्छा है, आपको तलवार चलाती नहीं आती तो ये मत बोलो कि तलवार टेढ़ी है। वैसा ही कानून को दोष मत दो। कई लोग बोलते हैं अरे यार ये सिस्टम गलत है। कई लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लेकर आते हैं। बाबा साहब ने खुद कहा था कि मुझे अगर मौका मिलता तो मैं देश का संविधान जला देता, क्योंकि मुझ पर प्रेशर किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से जल्दी जल्दी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे मन से नहीं बनी है। ये सब बातों को, नैरेटिव को बाजू में रखिए आप। जो भी आज देश का कानून है, ये कानून भी हमारे लिए
बढ़िया है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, वो हम कर लेंगे, या तो इनको करने लगाएंगे, ये नहीं कर पाए तो हम हमारी सरकार बनाएंगे, हम करेंगे। लेकिन मैं आपको अपने देश के कानून की ब्यूटी बताता हूं। जो मेन बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो अभी स्टार्ट हो रही है। कानून कैसा है अपना बताता हूं, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, मजिस्ट्रेट से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, सभी लोग, चीफ मिनिस्टर से लेकर सब आपके नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है। अब सबको क्या करना है? हम सैलरी किस चीज की दे रहे हैं? सैलरी इस चीज की दे रहे हैं, शपथ लेते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते शपथ लेता हूं कि मैं संविधान के हिसाब से काम करूंगा, विदाउट फियर, विदाउट फेवर, मैलिस, इल विल, मैं बिना भेदभाव से अपने पद का निर्वहन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जज यही शपथ लेता है। सारे लोगों को ये बाइंडिंग है कि कानून के हिसाब से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अब उसके तरफ क्या जिम्मेदारी है, आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। हम शुरू करते हैं कोई भी एक केस से। अभी मैक्सिमम केसेस क्या होते हैं, या तो आप कोरोना के केस लो। अच्छा, ये सब बारे में मैंने खुद बुक्स लिखी है, इंडियन बार एसोसिएशन के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी मेरी बुक्स। तो इस पे क्या है, मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। अगर आपको कहाँ उलझा के रखा गया है और कहाँ आप पर इनजस्टिस हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने आप पर झूठा केस किया, मैक्सिमम केसेस कहाँ हो रहे हैं, 498 वाइफ, दूसरा आजकल जो केस का ट्रेंड चल रहा है स्त्रियों पर अत्याचार के केसेस, और तीसरा केस चलता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस। नॉर्मल एक जनरल केसेस बता दो, 420 वगैरह नॉर्मल केसेस चलते हैं। अब देखिए, हमारा जो भी सदस्य है ये एक बात जान ले, हमारे पूरे संगठन की नींव क्या है? डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। कौन सही है ये मत देखो, क्या सही है ये देखो। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ केस हुआ है तो हमको क्या देखना है, इसमें पीड़ित कौन है। जरूरी नहीं कि जिसने कंप्लेंट किया है वो पीड़ित है, ये ख्याल में रखो। जो कानून के प्लेयर है, लॉ को हाथ में लेकर जो खेलते हैं, वो लोगों के लिए बहुत आसान है आपको झूठी केस में फंसा देना, बहुत आसान है। दो पॉसिबिलिटी आप देख लीजिए। एक, अभी देखिए उत्तराखंड के कहा के, हाँ, उत्तराखंड के ही हाईकोर्ट जज की बेटी मर्डर की सुपारी में अरेस्ट हो गई। आपके दिल्ली के जज थे शमित मुखर्जी, ब्राइब में अरेस्ट हो गए थे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जज जस्टिस निर्मल यादव एक जजमेंट देने के लिए 15 लाख रुपए पहली बार लिया, दूसरी बार और 10 लाख रुपए मंगाया। पैसा देने वाला गया तो जज की जो क्वार्टर्स थे, तो जस्टिस निर्मल यादव के घर पे पहुंचाने बोला था। शायद वैक्सीन लेके उसका दिमाग गड़बड़ हो गया, उसने जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पे पहुंचा दिया। वैक्सीन का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी साइड इफेक्ट है। तो अब वो पकड़े गया। वो जज बोले मैंने कौन से पैसे मंगाए थे। फिर पुलिस आई तो फिर उसने बोला नहीं नहीं, ये मैडम के घर पे नहीं पहुंचाने के थे, दूसरे मैडम के घर पे पहुंचा। फिर उसके खिलाफ चार्जशीट हुई। तो अभी ये तो पकड़े गए तो मालूम पड़े। ऐसे कितने करप्शन हो रहे हैं।
और ये पैसे किस लिए, करप्शन किस लिए जा रहा था? हमारे ये तो कुछ नहीं, सिक्किम के मुख्यमंत्री थे कलिकोपुल, याद है? मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री कलिकोपुल को एक मैटर में जजमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, एच.एल. दत्तू और जे.एस. खेर, एक के लिए 77 करोड़, एक के लिए 47 करोड़, दूसरे के लिए 27 करोड़ ब्राइब उसको मांगी मुख्यमंत्री को। उसने पूरा डिटेल लिखकर सुसाइड किया, सुसाइड नोट में लिखा है। इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए? हमारा देश का कानून कहता है कि आदमी मरते समय झूठ नहीं बोलता। एक सुसाइड नोट पे किसी पर भी एफआईआर हो जाती है, कोई भी अरेस्ट हो जाता है। ये 3 अभी तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जज अरेस्ट क्यों नहीं हुए? इस अपने देश में कानून नहीं है क्या अरेस्ट का? अगर कानून नहीं होता तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट के जज समित मुखर्जी कौन से सेक्शन में अरेस्ट हुए थे? फिर लॉ है। सिर्फ माहौल देखा जाता है कि हमारे देश की जनता किस मामले में ज़्यादा आवाज़ उठाती है, उस मामले में न्याय जल्दी मिलता है। जिस मामले में जम गया तो बड़े लोग आपस में सेटलमेंट करके मामला दबा देते हैं।